नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, विजेता ग्लोबल स्टडीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा करते हैं आप लोग जहां भी होंगे मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और इसी के साथ ही साथ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस क्लास में हम लोग जो भी बीपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों पे हम लोग टॉपिक वाइज जो क्वेश्चनों पे पूरा विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों के आगमन से रिलेटेड जो भी बीपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, चाहे वो टीचिंग का एग्जाम हो या जो भी बीपीएससी द्वारा कंडक्ट परीक्षा कराया जाता है, उस सब में आए हुए क्वेश्चनों को हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन किया था। उसी प्रकार इस क्लास में भी जो हमारा आज का टॉपिक है इस क्लास का, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा पूछा गया इस टॉपिक से रिलेटेड उन सब पे हम लोग पूरा विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए इसी के साथ आज इस क्लास में हम लोग देखते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब हैं इससे किस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं, उन सब पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पे हस्ताक्षर किए गए? तो ऑप्शन नंबर ए है सालबाई संधि, ऑप्शन नंबर बी है इलाहाबाद की संधि, सी है सुगौली की संधि, ऑप्शन नंबर डी है वेसिंग की संधि। तो जैसा कि हमको लगता है इस क्वेश्चन का उत्तर सबको पता होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल बीपीएससी ही नहीं, लगभग जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में इस तरह के क्वेश्चन और बक्सर युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आशा करते हैं इसका उत्तर सबको पता होगा। लेकिन आइए पहले तो हम लोग चर्चा करते हैं कि बक्सर युद्ध कब हुआ था और जो इसके बाद संधि हुई थी किसके किसके मध्य हुई थी, कब हुई थी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग जो बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का जो युद्ध हुआ है कब हुआ है? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ है? 1764 इकाई में। 1764 इकाई में बक्सर का युद्ध हुआ है। किसके किसके मध्य हुआ है? तो उस समय जो अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी कौन था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो और बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब कौन थे? तो मीर कासिम, मीर कासिम। अवध के नवाब, देखिए बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल शासक, ये तीनों लोग मिलके और वो अंग्रेज अधिकारी जो अंग्रेजी कंपनी थी उसके साथ युद्ध हुआ था। तो अवध के नवाब कौन थे उसमें? तो अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला। कौन था? शुजाउद्दौला। और जो मुगल शासक कौन था उसमें? उसमें जो मुगल शासक था कौन था? तो मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम। तो हेक्टर मुनरो और बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच जो बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया, उसमें क्या हुआ था? अंग्रेजों की विजय हुई। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई, अंग्रेजों की विजय हुई। ठीक, इसी युद्ध के बाद सन 1765 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद
इलाहाबाद की संधि। देखिए, जो बक्सर युद्ध लड़ा गया था सन 1764 में, उसका नेतृत्व कौन किया था? हेक्टर मुनरो। लेकिन आपको पता होगा जो प्लासी युद्ध हुआ था सन 1757 में, उस समय जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला और जो मुगल शासक था आलमगीर द्वितीय, ठीक, उस समय मुगल शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय। लेकिन जो प्लासी युद्ध लड़ा गया है, बंगाल के नवाब और उनका जो उस समय समर्थक थे फ्रांसीसी, और अंग्रेज अधिकारी कौन था उसमें? रॉबर्ट क्लाइव। तो इन दोनों के नवाब, बंगाल के नवाब और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में 1757 प्लासी का युद्ध लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। और 1757 से ही ऐसा माना जाता है जो अंग्रेजी साम्राज्य का नींव 1757 में ही डाला गया। किसके द्वारा? तो रॉबर्ट क्लाइव ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है अंग्रेजी सत्ता का भारत में। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर वो क्या होता है? ब्रिटेन चला जाता है और पुनः जो 1764 बक्सर युद्ध के बाद उसको गवर्नर बना के भारत भेजा जाता है, इसी इलाहाबाद, स्पेशली इलाहाबाद संधि के लिए। तो जो इलाहाबाद की संधि होती है, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल जो अवध के नवाब, मुगल शासक और मीर कासिम के मध्यस्थता में। तो जब 1764 का युद्ध हारने के बाद क्या होता है? जो मुगल शासक होता है अपने जान को बचाने के लिए इधर उधर भटकने लगता है, जो शाह आलम द्वितीय था। तो इसको अंग्रेजों ने क्या किया? भगोड़ा घोषित कर दिया। अब पुनः जो अगस्त में जब रॉबर्ट क्लाइव आता है भारत, 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। तो उसमें देखिए, जो इलाहाबाद संधि हुई है 2 बार हुई है। प्रथम संधि कब हुआ है? प्रथम संधि हुआ है आपका 12 अगस्त 1765 में, ठीक। जो दूसरा हुआ है द्वितीय संधि हुई है इलाहाबाद की, कब हुई है? 16 अगस्त 1765 इकाई में, ठीक। तो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों ने भगोड़ा घोषित कर दिया। बाद में जब अगस्त में 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, तो उसमें क्या होता है? मुगल शासक को 26 लाख रुपया पेंशन, ठीक, प्लस संरक्षण। अंग्रेजों द्वारा इसको संरक्षण दिया जाता है। एक तरह से देखा जाए तो संरक्षण के नाम पे इसको इलाहाबाद में ही कैद कर दिया जाता है। और इसके बदले में जो संधि होती है, अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा, प्रांत का दीवानी अपने हाथों में अंग्रेजों ने ले लिया। और बंगाल और बिहार प्रांत के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किए। तो बंगाल में जो मुर्शिदाबाद में मोहम्मद रजा खान को उप दीवान नियुक्त किया अंग्रेजों ने, और बिहार प्रांत के लिए राजा सिताब राय को उप दीवान नियुक्त किया। तो इसी समय सन 1765 में ही जो संधि हुई है, इसी के बाद इलाहाबाद की संधि के बाद ही रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में, मतलब बंगाल वाले क्षेत्र में, भारत में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दिया। 1765 में लागू किया। तो बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो द्वैध शासन लागू करने वाला, सर्वप्रथम द्वैध शासन लागू करने वाला कौन है? तो रॉबर्ट क्लाइव, जो भारत में द्वैध शासन सर्वप्रथम लागू किया था। लेकिन ये भी ध्यान रखने वाली बात है
कि लागू करने के लिए पूछा जाएगा तो रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि द्वैध शासन प्रणाली का वास्तविक जनक कौन है, तो वास्तविक जनक दूसरा कोई है। कौन है? लियोनिल कार्टिस। ठीक है, तो लियोनिल कार्टिस को सबसे पहले यही इसका रूपरेखा तैयार किए थे द्वैध शासन प्रणाली का, उनको जनक माना जाता है। लेकिन जो भारत में द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला कौन है, तो रॉबर्ट क्लाइव। तो आशा करते हैं अब इस क्वेश्चन का उत्तर आप सबको पता हो गया होगा। तो बक्सर युद्ध 1764 के बाद जो संधि हुई है, कौन सी संधि हुई है? सन 1765, अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई है। कब हुआ है? तो अगस्त 1765 इकाई में। ठीक, तो इस प्रकार हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बीपीएससी द्वारा पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहां देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक, रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो अभी अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं इस पे कि जब इलाहाबाद की संधि हुई है 1765, इस संधि के बाद ही क्या करता है रॉबर्ट क्लाइव? इसी संधि में पहले तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अपने हाथ में ले लेता है और यहीं से क्या करता है, इसी संधि के बाद द्वैध शासन प्रणाली लागू करता है। द्वैध शासन प्रणाली में क्या करता है? बिहार प्रांत में, बिहार में जो उप दीवान किसको नियुक्त करता है? बिहार में उप दीवान राजा सिताब राय, राजा सिताब राय। और बंगाल के मुर्शिदाबाद में मोहम्मद रजा खान को ठीक उप दीवान नियुक्त करता है। ठीक, तो इस प्रकार जो हमारा उत्तर हो जाएगा, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया। तो इस प्रकार उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो तीसरा क्वेश्चन हमारा है आज का, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। देखिए, अब ये शाह आलम द्वितीय कौन था? अभी अभी हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। जब सन 1764 में जब बक्सर युद्ध लड़ा गया था तो किसके, बंगाल के नवाब कौन था? मीर कासिम। अवध का नवाब शुजाउद्दौला। और जो मुगल शासक था, ये कौन है? शाह आलम द्वितीय कौन है? मुगल शासक। उस समय जो मुगल शासक था वहां का, जो मुगल शासक था कौन था? शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय, ये लोग 1764 के युद्ध में क्या होता है, ये लोग हार जाते हैं और अंग्रेजों की विजय होती है। उस समय अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो। लेकिन जब 1764 बक्सर युद्ध के बाद पुनः रॉबर्ट क्लाइव को इलाहाबाद की संधि की मध्यस्थता के लिए भेजा जाता है भारत में। और जब इलाहाबाद की संधि होती है अगस्त में, तो 12 अगस्त सन 1765 को क्या होता है? 12 अगस्त 1765 को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों ने अपने हाथों में ले लिया। और इसके बदले में क्या किया? जो मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय, उसको 26 लाख रुपया पेंशन प्लस उसका संरक्षण देके इलाहाबाद में ही कैद कर दिया। ठीक, तो इस प्रकार उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 12 अगस्त 1765। अब देखिए इलाहाबाद संधि, जो इलाहाबाद, ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद संधि 2 बार हुई है। ऐसे अगर पूछेगा तो अगस्त में इलाहाबाद संधि हुई है 1765। ठीक, 2 बार कब हुई है? तो पहला जो संधि है कब हुआ है?
जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया। तो 12 अगस्त 1765 इकाई में, ठीक। और दूसरा जो संधि हुआ है 16 अगस्त 1765 इकाई में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो बीपीएससी द्वारा पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? ठीक, तो अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द्वैध शासन का जनक, लागू नहीं। अगर पूछता द्वैध शासन को सर्वप्रथम लागू कौन किया है, तो हमारा उत्तर क्या होता? रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन क्या कह रहा है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? अब ऑप्शन में क्या क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है लॉर्ड वही रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर बी है हेक्टर मुनरो, ऑप्शन नंबर सी क्या है, लॉर्ड मैकाले, और डी है हमारा क्या, सर लियोनिल कर्टिस। तो अभी अभी हम लोग चर्चा किए थे, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सर लियोनिल कर्टिस ही क्या है, द्वैध शासन के जनक माने जाते हैं। और लागू कौन किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव। कब लागू किया था? 1765 में। अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव 1765 में 65 इकाई में लागू किया द्वैध शासन प्रणाली लागू किया, ठीक। और 1772 में, सन 1772 इकाई में 1700 रॉबर्ट क्लाइव 1765 में लागू किया, और सन 1772 इकाई में इसको खत्म कर दिया जाता है। कौन किया? तो वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग जब आता है, हेस्टिंग आता है 1772 इकाई में, वारेन हेस्टिंग क्या करता है, एक कमेटी का गठन करता है और द्वैध शासन प्रणाली को खत्म कर देता है। तो जब पूछा जाए कौन लागू किया, तो सन 1765 में रॉबर्ट क्लाइव, और खत्म कौन किया, तो 1772 में वारेन हेस्टिंग, ठीक है। अब आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया? देखिए अभी क्वेश्चन हम लोग चर्चा किए थे, इसके पहले भी आ गया। तो क्या कह रहा है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली, वही द्विशासन या द्वैध है, ठीक, द्वैध शासन प्रणाली, द्विशासन या द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू हुआ? तो इसका उत्तर हमको लगता है सबको पता होगा। तो बंगाल में जब इलाहाबाद संधि हुआ है 1765 में, उसके बाद ही रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, द्वैध शासन प्रणाली लागू किया। तो जो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव कब लागू किया था? तो सन 1765 इलाहाबाद संधि के बाद ही, ठीक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो बीपीएससी में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? तो कैसे किया? अब ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, बांटो और राज करो की नीति के कारण। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। ऑप्शन ई क्या कह रहा है, कोई नहीं या इसमें से एक से अधिक। तो किसके कारण किए थे सब? अंग्रेजों ने भारत पे लंबे समय तक राज किया। अब देखिए अंग्रेज कब आए हैं,
1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1600 ईस्वी में माना जाता है। तो लगभग अंग्रेज कितना दिन तक शासन किए भारत में? लगभग 200 साल से अधिक, 200 वर्ष से अधिक भारत में शासन किए हैं। और शासन नहीं, एक तरह से बोला जाए तो मतलब बहुत ही अत्याचार किए हैं, बहुत बुरा स्थिति था भारत का उस समय। और भगवान की कृपा समझिए, और जो हमारे महान देशभक्त लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे, जैसे शहीद आजम भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस जी, चंद्रशेखर आजाद जी, सुखदेव जी, अशफाक उल्लाह खां, महात्मा गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक जी, लाला लाजपत राय जी, इन सभी लोग जितने भी शहीद क्रांतिकारी लोग हैं, उन सभी लोगों के प्रयासों के वजह से ही आज अपना देश स्वतंत्र हो पाया भारत। और आज हम लोग सुख चैन की जो जीवन यापन कर रहे हैं, उन सभी लोगों का एक तरह से समझा जाए तो कर्जदार है। तो उन सभी लोगों के प्रयासों से ही भारत स्वतंत्र हुआ, नहीं तो अंग्रेज तो बहुत ही दुर्दशा, मतलब बहुत ही दुर्दशा किए हैं भारत का। क्योंकि उसके पहले भारत को सोने की, मतलब भारत को एक संज्ञा गया था सोने की चिड़िया। क्या हुआ? इसको पूरा इन्होंने लूट के बर्बाद कर दिए। मतलब मुगल शासक आए, उसके पहले अरब आक्रमण, मतलब बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी आए भारत में, और भारत को मतलब जितना भी संभव हो सका लूटपाट किए। फिर भी अपना भारत देश सबसे अलग और महान है, और अभी मतलब अग्रसर है, विकसित राष्ट्रों की तरफ अग्रसर है, सॉरी, ठीक है। तो अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्ष से अधिक राज किया। कैसे किया? तो कांग्रेस, पहला ऑप्शन कह रहा है कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण। तो कांग्रेस तो सन 1885 इकाई में इसका जन्म हुआ है, वो भी अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम की वजह से। तो ये तो होगा नहीं। भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी, तो ये भी नहीं होगा। बांटो और राज करो की नीति के कारण, ये हो सकता है। डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, तो नहीं, इससे तो कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन ई भी नहीं होगा। तो जो सही उत्तर है हमारा, बांटो और राज करो की नीति के कारण। इसी में क्या किए अंग्रेज? अपना पूरी साम्राज्य को विस्तार किए। इसी को हम लोग कैसे, आप लोगों ने हड़प नीति पढ़ा होगा। हड़प नीति, हड़प नीति में क्या था? हड़प नीति किसके द्वारा लागू हुआ? तो कर्जन द्वारा, लॉर्ड कर्जन। तो हड़प नीति में क्या करता था लॉर्ड कर्जन? इसने एक नीति बनाया था, अगर जो भी राजा या रानी होता था उनका कोई, अगर उनका बालक नहीं है तो क्या करते थे, क्या करता था? उनके राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेता था। तो बांटो और राज करो के नीति, जो हड़प नीति है, इसी की वजह से क्या हुआ? अंग्रेजों ने लंबे समय तक राज किया। जैसे उस समय क्या था, उस समय मतलब अलग अलग प्रांतों में राजा थे, छोटे छोटे राजा थे, तो कहीं जात को लेके, कहीं कुछ को लेके आपस में ही लड़ भिड़ रहे थे लोग, उसी सबों का फायदा उठाया। जैसे आप लोग देख सकते हैं बंगाल में जो युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध, या जो भी हुआ मैसूर युद्ध, जो भी युद्ध लड़ा गया, या बक्सर का युद्ध ही, तो उसमें यही था, कहीं न कहीं कोई गद्दार मिलके वो पूरा, मतलब उसका युद्ध का एक तरह से देखा जाए तो दिशा ही बदल देते थे सब। और उनको लालच देके, जैसे एक राजा को लालच देके दूसरे राजा से लड़ा के, और उनका भी राज्य ले लेते थे, उनको भी राज्य से बेदखल कर देते थे बाद में। तो इसी नीति के कारण क्या हुआ, ये अपना सत्ता बढ़ाते गए, और इसका फायदा अंग्रेज उठा के 200 से अधिक सालों तक राज्य किए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? किसने बंगाल में महालवाड़ी सॉरी किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की?
ठीक है। देखिए, भारत में उस समय अंग्रेजों के समय 3 तरह की बंदोबस्त प्रणाली शुरू की गई थी। एक था अस्थाई बंदोबस्त, एक था रैयतवाड़ी और एक था महालवाड़ी। तो जैसा कि पता है आप लोगों को, जो महालवाड़ी है इसको कौन शुरू किया था? ये शुरू किया गया था हाल्ट मैकेंजी। जो हाल्ट मैकेंजी था अंग्रेज अधिकारी उस समय, उसने क्या किया? महालवाड़ी व्यवस्था शुरू की। इसमें क्या होता था? महालवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था? इसमें जो किसानों से कर 2 तरह से वसूला जाता था। एक तो जमींदार, महालवाड़ी में क्या होता था? जमींदार भी थे जिनके माध्यम से अंग्रेज कर वसूलते थे, प्लस किसानों से डायरेक्ट, किसानों से सीधे भी कर वसूला जाता था। ठीक, तो महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कौन किया था? हाल्ट मैकेंजी। अब आता है अस्थाई बंदोबस्त। तो अस्थाई बंदोबस्त, जो अस्थाई बंदोबस्त है, ये कब शुरू किया गया था? तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में शुरू किया गया। और ये मुख्यतः कहां था? बंगाल के भूभाग पे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में देखने को मिलता था उस समय। ठीक है, लगभग 19% भूभाग पे अस्थाई बंदोबस्त था। अस्थाई बंदोबस्त में क्या होता था? इसमें इसी को जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता था। इसी को क्या कहा जाता था? जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था या बंदोबस्त भी कहा जाता था। तो 1793 में अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया। और ये कहां देखने को मिलता था? मुख्यतः बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले प्रांत पे लगभग 19% के भूभाग पे लागू किया गया था। अब दूसरा आता है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली कौन लागू किया था? तो 1820 में 1820 इकाई में जो अंग्रेज अधिकारी इसमें था, कौन था? थॉमस मुनरो। इकाई में थॉमस मुनरो द्वारा कहां पे लागू हुआ था? ये मद्रास प्रेसिडेंसी वाले एरिया में, मद्रास प्रेसिडेंसी वाले एरिया में दिखाई देता था। ये लगभग 51% भूभाग पे था, 51% भूभाग पे लागू था। ठीक, रैयतवाड़ी देखिए, मतलब तीन बंदोबस्त प्रणाली किसानों से कर वसूलने के लिए अंग्रेजों ने शुरू किया था। पहला है अस्थाई बंदोबस्त, या इसी को इस्तेमारी या जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है। जमींदारी प्रथा कब शुरू हुआ था? तो 1793 में। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, और कहां पे था ये? लगभग मुख्यतः बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले प्रांतों में नजर आता था, और लगभग 19% भूभाग पे था। उसके बाद से सन 1820 इकाई में थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी प्रथा का स्टार्ट हुआ।
और ये लगभग मद्रास प्रेसिडेंशियल एरिया में दिखाई देता था और ये लगभग 51% भूभाग पे लागू किया गया था। उसके बाद से जो महलवाड़ी बंदोबस्त था ये बंगाल वाले क्षेत्र में था और इसको शुरू कौन किया था? तो हाल्ट मैकेंजी, जिसमें क्या था, इसमें किसान मतलब जो कर वसूला जाता था डायरेक्ट किसानों से भी वसूला जाता था और जमींदारों के कुछ जगह पे जमींदारों के माध्यम से, तो मिश्रित था एक तरह से देखा जाए तो। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं क्या कह रहा है, बंगाल प्रांत के साथ बिहार को कब मिलाया गया। ठीक, देखिए बंगाल प्रांत को कब मिलाया गया, तो बंगाल प्रांत सन 1729 से लेकर सन 1738 तक सिराजुद्दौला, जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दीन जो वहां शासक था सिराजुद्दीन, सन 1733 में 1733 इकाई में क्या किया, सन 1733 इकाई में बंगाल प्रांत को बिहार, मतलब बिहार का क्या किया, बिहार को बंगाल में मिला लिया। ठीक है, सन 1733 में सिराजुद्दीन जो शासक था वहां का क्या किया, बिहार को बंगाल प्रांत में मिला लिया। तो इस प्रकार जो उत्तर होगा हमारा 1733 इकाई, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और कौन मिलाया, तो सिराजुद्दीन। ठीक, अब आइए हम लोग अपना इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, अच्छा अब इसमें जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, मैसूर एवं पंजाब राज उसी समय का। ठीक, तो उस पर हम लोग देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी में आए हुए हैं, उनको हम लोग देखते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है मैसूर एवं पंजाब राज्य से संबंधित, देखिए टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, मतलब कहां बनाई, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, श्रीरंगपट्टम में, या मैसूर में बनाया, या बेंगलोर में बनाया, या कोयम्बटूर में, और ऑप्शन ई क्या कह रहा है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक, तो टीपू सुल्तान के बारे में हमको लगता है सभी लोग पढ़े होंगे। तो टीपू सुल्तान कहाँ के उनका राज्य कौन सा था, टीपू सुल्तान का कौन सा राज था, तो ये मैसूर राज्य, जो वर्तमान में कौन सा राज्य है, कर्नाटक जो वाला एरिया है वही प्राचीन, मतलब पहले क्या था, मैसूर राज्य में आता था। ठीक है, तो टीपू सुल्तान कहाँ के थे, मैसूर राज्य से संबंधित थे। अब देखिए जो टीपू सुल्तान ने जब मैसूर का सिंहासन संभाला उसके बाद कहाँ अपना राजधानी बनाया, तो श्रीरंगपट्टम में। ठीक है, श्रीरंगपट्टम में राजधानी बनाया। देखिए टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था, इनके पिता कौन थे, तो हैदर अली। कौन थे, हैदर अली। हैदर अली टीपू सुल्तान जी के पिता थे। ठीक है, हैदर अली सन 1700, हैदर अली कहाँ के थे, तो ये मैसूर के राजा थे। ठीक, मैसूर के राजा थे। ठीक, और 1782 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1782 इकाई में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। इसी के बाद क्या होता है, टीपू सुल्तान वहां मैसूर के गद्दी पे बैठते हैं और श्रीरंगपट्टम को अपनी राजधानी बनाते हैं और वहां एक जैकोबियन संगठन, मतलब एक क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैकोबियन का संस्थापना करते हैं, उसकी सदस्यता ग्रहण करते हैं। और यहीं पे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि
टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष कहाँ रोपण किया? तो श्रीरंगपट्टनम में। उसी समय जब ये जैकोबिन का सदस्यता ग्रहण करते हैं तो वहीं पे क्या करते हैं? श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता स्वरूप या प्रतीक, ठीक है, स्वतंत्रता के प्रतीक रूप में, ठीक है, प्रतीक रूप में वृक्ष का रोपण करते हैं, वृक्ष का रोपण करते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान स्वतंत्रता रूपी वृक्ष का रोपण कहाँ किए थे? तो श्रीरंगपट्टनम में। ठीक, अब आइए हम लोग देखते हैं इसी से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन जो बीपीएससी में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा, किस वर्ष टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि हुई? संधि पर हस्ताक्षर किए गए। देखिए, किस वर्ष टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर हुआ? अब देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा जो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ है, प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ है? प्रथम मैसूर युद्ध हुआ है अपना युद्ध हुआ है 1767 से 1769 के बीच, ठीक है, 1767 से 1769 तक लड़ा गया है। किसके किसके बीच? हैदर अली, उसमें कौन था मैसूर का राजा? जो टीपू सुल्तान के फादर पिता थे, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। ठीक, उसके बाद से जो द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ है, द्वितीय, देखिए प्रथम मैसूर युद्ध हुआ है 1767 से 1769 तक, जो हैदर अली जो टीपू सुल्तान के पिता हैं और अंग्रेजों के बीच हुआ है। उसके बाद होता है द्वितीय मैसूर युद्ध, द्वितीय, इसी को आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं। ठीक है, सॉरी, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसको सही कर लीजिएगा, आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है? 1780 से 1784 तक, 1780 से 1784 का तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। किसके किसके बीच हुआ है? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ है। ठीक है, इस समय अंग्रेज अधिकारी कौन था? उस समय अधिकारी जो नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजी सेना का? तो इस समय जो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ है तो वारेन हेस्टिंग्स, 1780 और 1784 के मध्य जो युद्ध हुआ है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें कौन था? तो वारेन हेस्टिंग जो अंग्रेज अधिकारी था, वारेन हेस्टिंग, जो अंग्रेजों का नेतृत्व किया और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ। 1780 से 1784 तक युद्ध लड़ा गया। बाद में जो संधि हुई है सन 1784 में जो संधि हुआ है मंगलुरु की जो संधि हुई है 1784 में, इसी संधि के बाद से युद्ध बंद कर दिया गया। मतलब 1784 में जब युद्ध बंद हुआ उसी समय मंगलुरु की संधि हुई, मतलब मेन मंगलुरु संधि के बाद ही युद्ध बंद हो गया और दोनों लोगों के बीच में संधि हुआ, टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय मतलब जो अधिकारी था कौन था?
ईस्ट इंडिया कंपनी का वारेन हेस्टिंग, इसी के नेतृत्व में हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो अब देखिए यहीं से हमारा उत्तर पता चल गया, क्या होगा, हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है सही है। 1784 में क्या हुआ था, मंगलुरु की संधि हुई थी, इसी के बाद क्या होता, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध रोक दिया गया। अब यहीं तक सीमित नहीं था, इसके बाद पुनः तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, ठीक है, दूसरा, उसके बाद से तीसरा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। कब हुआ था, 1790 से लेके 1792 तक चला है, ठीक है। 1790 से 92 तक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जो टीपू सुल्तान और किसके बीच हुआ, अंग्रेजों के बीच में। अंग्रेज अधिकारी कौन था उसमें, अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक। तो जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है 1790 से 1792 के बीच में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में, उसमें अंग्रेजों का नेतृत्व लॉर्ड कॉर्नवालिस कर रहा था, ठीक। इसी युद्ध में इन्हीं का एक सेनापति था जो गद्दारी किया। देखिए गद्दार हर जगह मौजूद रहते हैं, जिसके वजह से भारत को बहुत ही त्रासदी का सामना करना पड़ा, और कर ही क्या सकता आदमी, गद्दारों की नियत ही बस उनका वही है, गद्दारी करना। तो उसी गद्दार की वजह से टीपू सुल्तान बेचारे बहुत बुरी तरह से हार जाते हैं अंग्रेजों से। और जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टम की संधि होती है, कौन सी संधि होती है, श्रीरंगपट्टम की संधि 1792 में, ठीक है। 1792 में श्रीरंगपट्टम की संधि होती है। इसमें टीपू सुल्तान को क्या करना पड़ता है, टीपू सुल्तान को मैसूर राज्य का आधा राज्य, मैसूर राज्य का लगभग 1/2 भाग अंग्रेजों को देना पड़ता है, प्लस 3 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया अंग्रेजों को देना पड़ता है। इस संधि में तय होता है मैसूर का आधा भाग अंग्रेजों ने ले लिया, और 3 करोड़ रुपए का उनके ऊपर टीपू सुल्तान पे जुर्माना लगाया। और यही नहीं, उनके लड़के को बंदी बना लिया गया कि जब तक 3 करोड़ रुपया नहीं दोगे तब तक तुम्हारे लड़के को नहीं छोड़ा जाएगा। और इसी संधि के बाद जो कॉर्नवालिस था अंग्रेज अधिकारी, उसने कहा कि मैंने अपने शत्रु को पंगु बना दिया, ठीक। तो दूसरे का जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 1784 में मंगलुरु का संधि हुआ। अब आइए हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम की संधि किसके साथ की। देखिए अभी अभी हम लोग चर्चा किए हैं कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम की संधि किसके साथ की। तो श्रीरंगपट्टम की संधि, पहले तो श्रीरंगपट्टम कौन राजधानी बनाया था अपना, तो टीपू सुल्तान ने। और टीपू सुल्तान कहाँ संबंधित है, मैसूर से, मैसूर राज्य से। देखिए अभी हम लोगों ने चर्चा किया था ना, तृतीय जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है, तो 1790 से लेके 1792 तक, ठीक है। और 1790 से 92 तक युद्ध हुआ। अब एक गद्दार जो इनका टीपू सुल्तान का ही सेना में था, उसी के गद्दारी की वजह से इनको 92 में 1792 इकाई में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में क्या होता है, श्रीरंगपट्टम की संधि होती है,
रंग पट्टम की संधि। ठीक, श्रीरंगपट्टम की संधि होती है। अब इसमें क्या करता है, इसमें जो अंग्रेज अधिकारी था कॉर्नवालिस था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था, इस संधि में क्या किया, एक तो मैसूर का आधा राज्य, आधा भूभाग अपने वो हड़प लिया, मतलब अपने साम्राज्य में मिला लिया, प्लस 3 करोड़ रुपए का जुर्माना भी इनके ऊपर लगाया। तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम की संधि किसके साथ की, हमारा सी उत्तर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, टीपू सुल्तान। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। तब रणजीत सिंह ने किससे कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। तो देखिए, रणजीत सिंह जो पहले तो एक कहां से संबंधित है, पंजाब प्रांत से। जो रणजीत सिंह है, राजा रणजीत सिंह है, वो पंजाब प्रांत से संबंधित है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दिया। तो राजा की उपाधि जो दिया है जमान शाह ने, जमान शाह ने। अब देखिए 1792 इकाई में जो मुगल शासक था अहमद शाह अब्दाली, जो मतलब पंजाब प्रांत का शासक था, पंजाब प्रांत का जो शासक था अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, ठीक, अहमद शाह अब्दाली 1792 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कब मृत्यु हुई, तो 1792 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अहमद शाह अब्दाली की 1792 में मृत्यु हो जाती है, जो पंजाब प्रांत का क्या था, पंजाब प्रांत का शासक, पंजाब का शासक था। अब इसके मृत्यु के बाद इसका जो पौत्र था, अहमद शाह अब्दाली का पौत्र कौन था, पौत्र था शाह शुजा। अहमद शाह अब्दाली का जो पौत्र था, पौत्र मतलब नाती, शाह शुजा था, वो क्या हुआ, गद्दी पे बैठ गया वहां के। ठीक है, लेकिन जो शाह शुजा के चचेरे भाई थे, अफगानों से मिलकर क्या किए, इसको पदच्युत कर दिए, सिंहासन से हटा दिए। और उस समय क्या हुआ कि अहमद शाह अब्दाली के मृत्यु के बाद मुल्तान और कश्मीर को छोड़ दिया जाए, तो पंजाब प्रांत में क्या हुआ, सिखों का वर्चस्व बढ़ गया। ठीक है, पंजाब प्रांत में सिखों का वर्चस्व बढ़ गया। और उसी समय 1800 इकाई में ही जो रणजीत सिंह थे, उन्होंने क्या किया, अपना मतलब साम्राज्य का विस्तार किया। 1800 इकाई में ही रणजीत सिंह क्या किए, साम्राज्य का विस्तार किए और मतलब पंजाब में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसी को देख के जो जमान शाह था, उसने इनको राजा की उपाधि दी। अब जो पदच्युत हुआ था शाह शुजा, अहमद शाह अब्दाली का पौत्र, अब क्या किया, पुनः क्या किया, राजा रणजीत सिंह से मिला और उनको उपहार स्वरूप, उपहार के रूप में क्या दिया, कोहिनूर हीरा दिया। क्यों, कि सहायता करने के लिए, कि पुनः वो अपना राजगद्दी प्राप्त कर सके। तो उसी की सहायता, मतलब अपने सहायता के लिए ही क्या किया, कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को कौन दिया, शाह शुजा ने क्या किया, रणजीत सिंह को हीरा गिफ्ट स्वरूप हीरा दिया। क्यों, कि जिससे वो उसकी मदद करें। ठीक है, तो इस प्रकार जो उत्तर हमारा हो जाएगा, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध हीरा किससे प्राप्त किया, तो ऑप्शन ए। लेकिन अगर यही पूछता कि
राजा की उपाधि कौन दिया? तो राजा की उपाधि जमान शाह ने दिया था रणजीत सिंह को। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ? तो सर्वप्रथम क्या पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब बना? तो ये बना था कब? सन 1900 में। सन 1900 में 1900 इकाई में क्या हुआ था? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित हुआ 1900 में। अब उसमें जब अधिनियम पारित हुआ तो पहले क्या था कि जो भी किसानों की जमीन थी गैर किसानों में हस्तांतरित हो रही थी, तो वही जब 1900 इकाई में अधिनियम बन गया तो क्या हुआ, इसके द्वारा रोक लग गया। अब क्या हुआ कि अब जो किसानों की जमीन थी गैर किसानों को नहीं दिया जाता था। ठीक है, इसी अधिनियम के बाद तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब लागू हुआ? तो सन 1900 में। ठीक, इस प्रकार उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी किस राज्य से संबंधित है? तो जैसा कि आपको पता होगा अंबाबाई जैसे जो पहले मैसूर था, अभी कौन सा राज्य है? वो वर्तमान में किस है? कर्नाटक राज्य। ठीक, तो जो अंबाबाई हैं वो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं अंबाबाई कौन थी। तो अंबाबाई कर्नाटक में ही इनका जन्म हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार में, और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही अहम रोल अदा की थी और बहुत सारे वहां पे विरोध प्रदर्शन भी किया कर्नाटक और दक्षिणी भारत में, शराब को बैन लेके और जो भी वहां पे आपराधिक मामले चल रहे थे उनके खिलाफ आवाज उठाई और स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया। तो अंबाबाई कहाँ की हैं? अंबाबाई हमारी जो कर्नाटक से संबंधित हैं। ठीक है, इस प्रकार उत्तर हमारा डी हो जाएगा, कर्नाटक। अब आइए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे वाले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और आशा करते हैं क्लास आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और इसके आगे का जो भी टॉपिक है, जो भी बीपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, तो हम लोग इस क्लास में पूरा टॉपिक वाइज कवर करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता रहेगा और इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्लास आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद तब तक के लिए। और जाते जाते दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। धन्यवाद।